गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आज के सेशन में हम 9 अगस्त के सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पेरिस ओलंपिक से हम सभी के लिए एक बहुत ही खुश कर देने वाली न्यूज आई है, क्योंकि इंडियन हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल हॉकी में अपने नाम किया है। आपको पता होना चाहिए कि विनेश फोगाट ने संन्यास की घोषणा कर दी है पेरिस ओलंपिक के बाद। कल बहुत ही दुख भरी हमारे लिए एक न्यूज थी, क्योंकि विनेश फोगाट को 50 किलोग्राम भार वर्ग में डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया था उनके वजन के कारण। नहीं तो वो भी हमारे लिए सिल्वर या गोल्ड मेडल लेके आने वाली थी। लेकिन अब जो हॉकी टीम है इंडिया की, वो ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई है हॉकी में 2024 के पेरिस ओलंपिक में। और इसी के साथ इंडियन हॉकी टीम ने अभी तक ओलंपिक में 13 मेडल अपने नाम किए हैं। अगर इन 13 मेडल की बात करें तो 8 मेडल हमारे पास गोल्ड हैं हॉकी में, 1 मेडल हमारे पास सिल्वर है, और इसके अलावा ये चौथा ब्रॉन्ज मेडल है जो कि इंडियन हॉकी टीम लेकर आई है 2024 के पेरिस ओलंपिक में। देखिए, यहां पर आपको पता होना चाहिए कि 8 गोल्ड मेडल में से इंडियन हॉकी टीम ने ओलंपिक में सबसे पहला गोल्ड मेडल जीता था 1928 में। 1928 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में ओलंपिक हुआ था, और सबसे आखिरी गोल्ड मेडल हमारा आया था 1980 के मास्को ओलंपिक में। तो यहां पर 8 मेडल हमने जीते। 41 साल बाद, जो कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में हुआ था, वहां पर हमने फिर से ब्रॉन्ज मेडल जीता, सूखे को खत्म किया 41 साल के, और लगातार ये हमारा दूसरा ब्रॉन्ज है ओलंपिक में। 2020 टोक्यो ओलंपिक जो कि 21 में हुआ था, और 2024 का अब है पेरिस ओलंपिक, जिसमें हमने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। यहां पर आपके लिए मैं 2 क्वेश्चन अभी ही बता देता हूं, जिनका कमेंट में आंसर कीजिएगा आप। सबसे पहला कि हमने एकमात्र सिल्वर मेडल हमारी हॉकी टीम ने ओलंपिक में किस वर्ष जीता था, और इसके अलावा भारतीय हॉकी टीम जो कि ब्रॉन्ज लेकर आई है, इसके कप्तान कौन है। तो ये 2 क्वेश्चन का कमेंट में आंसर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं हमारे डेली करंट अफेयर पर, लेकिन उसके पहले यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको सभी लेटेस्ट अपडेट, चाहे किसी न्यूज के हों, वैकेंसी के हों, वैकेंसी के अनाउंसमेंट का हो, एग्जाम डेट हो, वो सभी न्यूज आपको, और इसके अलावा हमारे जो ऑफर आते हैं वो सभी आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इस चैनल की लिंक दी गई है, और यहां पर आपको नंबर भी मेंशन किया गया है। आइए शुरू करते हैं 9 अगस्त के सभी करंट अफेयर को। यहां पर हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आज के करंट अफेयर का। वैसे अगर हम देखें तो ये दूसरा क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि पेरिस ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडल की हम बात कर चुके हैं। निम्न में से किसे पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है गोविंदराजन पद्मनाभन को। आंसर हो जाएगा यहां पर आंसर सी। देखिए, यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि यह जो अवार्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में अनाउंस किया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इनोवेशन के लिए पहले नेशनल साइंस अवार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में दिए गए। 33 विशेषज्ञों को दिए गए हैं अलग अलग 4 कैटेगरीज में, जो कि इंपॉर्टेंट है, उन्हें याद रखिएगा। विज्ञान रत्न अवार्ड, इसकी बात करें तो ऐसा कोई भी व्यक्ति है ना, ऐसा कोई भी विशेषज्ञ जिन्होंने जीवन पर्यंत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम किया हो, अपना योगदान दिया हो, तो उन्हें विज्ञान रत्न अवार्ड दिया जा सकता है। इसी अवार्ड की हमारी यहां पर बात हो रही थी, विज्ञान रत्न अवार्ड किसे दिया गया। तो यह अवार्ड दिया गया है, पहला है तो आपको याद रखना चाहिए, बायोकेमिस्ट हैं गोविंदराजन पद्मनाभन, इन्हें दिया गया पहला विज्ञान रत्न अवार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा अदर अवार्ड की बात करें तो एक विज्ञान श्री अवार्ड भी है, ठीक है ना। विज्ञान श्री अवार्ड की बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में योगदान के लिए ही अधिकतम 25 पुरस्कार दिए जा सकते हैं एक साल में, ठीक है। किसे दिया गया, तो खगोल भौतिकविद हैं अन्नपूर्णी सुब्रमण्यन, कृषि वैज्ञानिक है आनंद रामकृष्णन, परमाणु ऊर्जाविद है आवेश कुमार त्यागी, और बायोलॉजिस्ट प्रोफेसर है उमेश वार्ष्णेय। इन्हें दिया गया विज्ञान श्री अवार्ड। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, इसे याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है विज्ञान रत्न अवार्ड।
क्योंकि ये एक व्यक्ति को दिया गया है, ठीक है। इसके बाद साइंस यूथ अवार्ड, ऐसे युवाओं को दिया जाता है जिन्होंने साइंस के क्षेत्र में अपना योगदान दिया हो। तो किसे दिया गया? एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं कृष्णमूर्ति एस.एल. और स्वरूप कुमार पारिदा। बायोलॉजिस्ट हैं राधाकृष्ण महालक्ष्मी और प्रोफेसर अरविंद पेन मात्सा। एक केमिस्ट हैं विवेक पोलशे तिवर और विशाल रॉय, दो केमिस्ट हैं, इन्हें दिया गया। और अर्थ साइंटिस्ट हैं एक कॉक्सी मैथ्यू कॉल, इन्हें दिया गया है साइंस यूथ अवार्ड। इसके अलावा चौथा अवार्ड एक ये याद कर सकते हैं आप, साइंस टीम अवार्ड। एक पर्टिकुलर टीम को दिया जाता है, समझना, 3 या अधिक साइंटिस्टों की टीम या जो रिसर्चर्स हैं उन्हें दिया जा सकता है। तो साइंस टीम अवार्ड दिया गया है पहला चंद्रयान 3 के साइंटिस्टों की जो टीम है उन्हें। यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो सभी अवार्ड जो पहली बार दिए गए हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा अनाउंस किए गए, ठीक है। 2023 में शुरुआत की गई थी और इस साल ये पहले अवार्ड घोषित किए गए, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। पहला याद रखिएगा विज्ञान रत्न अवार्ड, सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी के पूछे जाने की संभावना है। आगे बढ़ने से पहले आपको ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। तो देखिए आप सभी के लिए एसएससी सीजीएल 2024 के लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल है। 50 मॉक टेस्ट आपको यहां पर मिलने वाले हैं। पर मॉक टेस्ट में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एसएससी सीजीएल के पैटर्न के हैं और आने वाली एग्जाम में आपको डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप जाकर इजीली इसे अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा रूट एप्लीकेशन पर भी ये आपको अवेलेबल है, पर आप लिंक पर क्लिक कीजिए, वहां से आप डायरेक्ट अवेल कर पाएंगे। ओके, चलिए 8 अगस्त 2024 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया? तो बुद्धदेव भट्टाचार्य जिनका हाल ही में निधन हुआ, ये पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, सीएम रहे। कौन? मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य। यहां पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं भट्टाचार्य जी की। 80 साल की आयु में कोलकाता में हाल ही में इनका निधन हो गया। 2000 से लेकर 2011 तक ये पश्चिम बंगाल के सीएम के रूप में काम कर चुके हैं, मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट ने जनवरी 2022 में इन्हें पद्म भूषण दिए जाने की घोषणा की थी, पद्म भूषण, लेकिन इन्होंने लेने से इनकार कर दिया था, यह कहते हुए कि भैया इनको सूचना ही नहीं दी गई कि इनको पद्म भूषण दिया जा रहा है। तो हाल ही में निधन हो गया है बुद्धदेव भट्टाचार्य का। सीएम रहे हैं पूर्व पश्चिम बंगाल राज्य के। 80 साल की उम्र में इनका निधन हो गया कोलकाता में। आगे 15 अगस्त को किस रॉकेट से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो ने EOS-8 सैटेलाइट लॉन्च करेगा? 15 अगस्त को कहां से करेगा या किस सैटेलाइट से करेगा? देखिए कहां से करेगा अगर यह भी पूछा जाता तो हरिकोटा, है ना, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के बारे में आप जानते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन है कि 15 अगस्त को भैया इसरो EOS-8 सैटेलाइट को लॉन्च करेगा किस रॉकेट के माध्यम से? तो यह रॉकेट है SSLV-D3 रॉकेट। आंसर ए। जो भारत में आपदाएं आती है, जो डिजास्टर आते हैं, उन पर निगरानी रखने के लिए यह सैटेलाइट है EOS-8, जिसे लॉन्च किया जाएगा SSLV-D3 रॉकेट के माध्यम से, ठीक है। कहां से लॉन्च किया जाएगा? अभी मैंने आपको बताया, श्री हरिकोटा द्वीप सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। देखिए सैटेलाइट की बात करें तो रिमोट सेंसिंग एक सैटेलाइट है, ठीक है। सैटेलाइट का वजन ऑलमोस्ट 175 किलोग्राम तक है। सैटेलाइट पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित की जाने वाली है 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर, अगर हम पृथ्वी के सतह से देखें तो, ठीक है। लगभग 420 मेगावाट बिजली भी पैदा कर सकती, ठीक है। 3 मेनली यहां पर इक्विपमेंट इसमें फिट किए गए हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन से इक्विपमेंट लगे हैं EOS-8 सैटेलाइट में। तो इसमें एक लगा है EOIR, GNSSR और SIC UV डोसीमीटर। ये 3 उपकरण इसमें फिट किए गए। तीनों का काम क्या है? तो पहला तो देखिए एक प्रकार का कैमरा है EOIR, किसी भी कंडीशन में दिन में रात में इजीली ये
तस्वीरें निकाल सकता है, पर्यावरण की निगरानी कर सकता है, ज्वालामुखी गतिविधि को डिटेक्ट कर सकता है, तो ये कैमरा काम करेगा। GNSSR की बात करें तो भैया ये एक रिमोट सेंसिंग तकनीक है जो कि पृथ्वी की सतह से परावर्तित जो GNSS संकेत हैं उनका उपयोग करके किसी भी मैसेज को आदान प्रदान कर सकती है। SIC यूवी डोसीमीटर की बात करें तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की मॉनिटरिंग करने के लिए लगाया गया है। तो ये सैटेलाइट में 3 इक्विपमेंट लगाए गए हैं। सैटेलाइट का नाम क्या है ये याद रखिएगा, EOS-8 पर्यावरण की निगरानी के लिए सैटेलाइट है। किस रॉकेट से छोड़ा जाएगा, क्वेश्चन हमारा ये था। तो ये लॉन्च किया जाएगा SSLV-D3 रॉकेट के माध्यम से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। आगे, आरबीआई की नई मौद्रिक नीति के अनुसार वर्तमान में रेपो रेट कितनी है? तो देखिए, रेपो रेट काफी समय से आरबीआई ने चेंज नहीं की है। आरबीआई की हाल ही में मॉनेटरी पॉलिसी घोषित की गई है जिसके अनुसार रेपो रेट रखी गई है 6.5%। रेपो रेट जानते क्या होती है, आगे पता चलेगा। अभी इतना समझ लीजिए, रेपो रेट कितनी है? 6.5%, 6.5%, ठीक है ना। तो देखिए, द्विमासिक मॉनेटरी पॉलिसी को हाल ही में लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। इसमें बताया गया है कि भैया रेपो रेट 6.5 ही रखी गई है। 9 बार से रेपो रेट में कोई भी चेंज नहीं किया गया आरबीआई के द्वारा। अदर रेट की बात करें तो SDF स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी यह रखी गई है 6.25%। MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इसे रखा गया है 6.25%, 6.75%। रिवर्स रेपो रेट इसे रखा गया है 3.35%। CRR कैश रिजर्व रेशो इसे रखा गया है 4.50%, 4.5%। और SLR की बात करें, स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशो की, तो ये 18% है। कितना परसेंट? 18%। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन है, सर ये सब है क्या? देखिए, आज का हमारा फोकस क्वेश्चन है, तो आज हम इन 5-6 चीजों को समझ लेते हैं कि ये क्या है। देखिए, सबसे पहले यहां पर बात होती है रेपो रेट की। तो वो रेट जिस रेट पर कमर्शियल बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं, जिस ब्याज दर पर, वो रेपो रेट होती है। देखो, वह ब्याज दर होती है जिस पर आरबीआई इंडिया के बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन प्रदान करता है। अब रिवर्स रेपो रेट इसका उल्टा कर दो। आरबीआई जिस रेट पर कमर्शियल बैंक से पैसा लेती है उधार ब्याज पे, वो होता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। SDF स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की बात करें तो SDF एक प्रकार की सुविधा है जिसके तहत जो बैंक है, बैंकों को उनके पास जमा किए हुए अतिरिक्त फंड पर ब्याज मिलता है, ब्याज प्राप्त होता है, तो यह होती है SDF। फिर MSF जिसे कहा जाता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एक आपातकालीन सुविधा है जो बैंकों को रिजर्व बैंक से उच्च दर पर या उच्च ब्याज दर पर उधार प्राप्त करने में मदद करती है। अगर बैंक के पास लिक्विड नहीं है, मतलब तरल पैसा नहीं है, कैश नहीं है, तो फिर वो आरबीआई से इस रेट पर उधार ले सकता है। इसे कहा जाता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसके बाद रिवर्स रेपो तो समझ में आई गया आपको, CRR। इसकी बात करें कैश रिजर्व रेशो, तो क्या होता है, किसी भी बैंक को, कमर्शियल बैंक को अपने पास एक पर्टिकुलर फंड रिजर्व रखना पड़ता है एज द आरबीआई गाइडलाइन, ठीक है। आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार एक कैश पैसा हर कमर्शियल बैंक को अपने पास रिजर्व रखना पड़ता है, इसको खर्च नहीं कर सकता, नगदी रखना पड़ती है, तो वो होती है कैश रिजर्व रेशो। SLR की बात करें तो बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक पर्टिकुलर परसेंटेज गवर्नमेंट बॉन्ड या फिर किसी भी अन्य प्राप्त संपत्तियों में अलग अलग फॉर्म में रखना पड़ता है, इसे कहा जाता है SLR। तो ये अलग अलग परसेंटेज इन सबके मैंने आपको बताया, इनकी डेफिनेशन बताई मैंने आपको। क्वेश्चन हमारा रेपो रेट से था, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसको आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि देखिए जो मुद्रास्फीति, जिसको हम मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन, इन सभी को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को रेपो और रिवर्स रेपो रेट की ही सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो रेपो रेट एग्जाम में काफी पूछा जाता है, तो ध्यान रखना 6.5% ये चेंज नहीं की गई है इस बार भी। आगे,
किस देश ने CAVA महिला वॉलीबॉल राष्ट्रीय लीग 2024 का खिताब जीता है? देखिए वॉलीबॉल की प्रतियोगिता है, इसका आयोजन नेपाल में किया गया। जीता किसने? इंडिया ने। आंसर डी। CAVA महिला वॉलीबॉल राष्ट्रीय लीग है 2024 की। इंडिया ने हाल ही में इस लीग को अपने नाम किया। आयोजन नेपाल में किया गया था। ठीक है, काठमांडू का दशरथ स्टेडियम है, यहां पर इंडिया ने फाइनल में नेपाल को ही हराकर CAVA विमेंस वॉलीबॉल नेशनल लीग का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, इंडिया ने यहां पर गोल्ड मेडल अपने नाम किया, नेपाल के पास सिल्वर आया और ईरान ने इस टूर्नामेंट का ब्रॉन्ज मेडल जीता है। देखिए विमेंस वॉलीबॉल प्रतियोगिता है, यहां पर आपको यह समझ में आ जाएगा। आयोजन कौन करवाता है? तो नेपाल वॉलीबॉल एसोसिएशन इसका आयोजन करवाता है हर साल। 2024 में इसका खिताब किसने जीता? इंडिया ने। रनर अप कौन? नेपाल। निम्न में से किसके द्वारा लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया? देखिए काफी कंट्रोवर्सी में रहता है, काफी सुर्खियों में भी है वक्फ संशोधन विधेयक। पार्लियामेंट में लोकसभा में इसको लेकर आए हैं किरण रिजिजू। आंसर सी। ठीक है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू, यहां पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं। इन्होंने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया है। देखिए वक्फ बोर्ड जो आप नाम सुनते हैं ना, मुस्लिम धर्म के लिए एक बोर्ड है। सबसे पहली बार वक्फ अधिनियम नेहरू जी के शासनकाल में आया था 1954 में। ठीक है, वक्फ एक्ट के नाम से इसे जाना जाता है। 1954 में सबसे पहली बार आया था और फिर इसमें संशोधन किया जा चुका है 1994 1995 में। ठीक है, 1995 में ऑलमोस्ट इसमें संशोधन किया गया था। इसके बाद एक और संशोधन किया गया इसमें 2013 में, जब यूपीए का सेकेंड कार्यकाल चल रहा था, तब एक और बार संशोधन किया गया। यहां तक तो देखिए वक्फ एक्चुअल में होता क्या है, कोई भी अपनी जमीन को इस बोर्ड को दान दे सकता है ताकि मुस्लिम धर्म में जो गरीब है उनको वो जमीन या कोई भी संपत्ति अलॉट की जा सके। तो कोई भी दान दे सकता है, ठीक है, स्पेशली मुस्लिम दान करते इसमें। लेकिन 2013 में काफी असीमित अधिकार इस बोर्ड के पास आ जाते हैं। इतने ज्यादा असीमित अधिकार आ जाते हैं कि भैया किसी प्रॉपर्टी पर अगर क्लेम, मतलब वक्फ बोर्ड अगर किसी को अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर देता है तो उसके खिलाफ ना तो राज्य सरकार, ना केंद्र सरकार और ना न्यायालय भी कुछ नहीं कर पाएगा, वहां भी सुनवाई नहीं हो पाएगी। हाँ, एक पर्टिकुलर इन्हीं का एक बोर्ड होता है जिसमें सुनवाई होती है, लेकिन न्यायालय में इसकी सुनवाई नहीं की जा सकती। तो कुछ काफी सारे पेज थे, काफी सारी चीजें थी, तो बहुत डिमांड आ रही थी कि इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट किया जाना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। तो इसीलिए, और बाकी देखिए पॉलिटिकल एंगल तो आप जानते हैं, पॉलिटिकल एंगल में जाने की मुझे जरूरत नहीं है, आप जानते हैं दोनों तरफ के पॉलिटिकल एंगल कैसे होते हैं, तो हम उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि एक बिल आया है तो हम इसकी बात करेंगे। सबसे पहली बार वक्फ अधिनियम कब आया था, आपको यह पता होना चाहिए, 1954 में। ठीक है, अब इसमें संशोधन वैसे 1995 में भी आया था संशोधन के लिए, 2013 में भी संशोधन हो चुका है और अब 2024 में आया है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बढ़ावा देना, क्योंकि अभी जो वक्फ बोर्ड है उसमें कुछ अमीर लोगों का दबदबा ज्यादा है, तो दूसरे अल्पसंख्यक वर्ग है, जो मुस्लिमों में जो गरीब वर्ग है, वो उन पर उच्च पायदानों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए यह संशोधन विधेयक लाया गया है, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। देखिए कुछ चेंज किए जाने वाले हैं, पुराने वाले 2013 का जो बिल था उसमें कुछ चेंज किया जाएगा, जैसे कानून लागू होने के बाद नई वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन अनिवार्य हो जाएगा, अगर यह लागू हो जाता है तो। अभी तो केवल लोकसभा में आया। न्यू वक्फ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के बिना नहीं बनाई जा सकती, ठीक है, जब तक डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होंगे कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित नहीं की जाएगी। विधेयक में एक सेंट्रल पोर्टल और डेटाबेस के जरिए वक्फ की जितनी भी प्रॉपर्टी है उनका पंजीकरण अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, न्यू एक्ट के लागू होने के 6 महीने के भीतर सेंट्रल पोर्टल पर संपत्तियों का विवरण दर्ज करना पड़ेगा वक्फ बोर्ड को। महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की भी यहां पर बात की गई है, जैसे सेंट्रल काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं को रखना अनिवार्य हो जाएगा अगर यह पास हो जाता है तो। ठीक है, अभी तो लोकसभा में।
वक्फ प्रॉपर्टी के सर्वेक्षण के लिए सर्वे राइट कलेक्टर या फिर डिप्टी कलेक्टर को दिए जाएंगे, ये सर्वे कर सकते हैं वक्फ की प्रॉपर्टी का। तो ट्रांसपेरेंसी लाई जा रही है इनडायरेक्टली, अगर इन शॉर्ट अगर हम देखें तो ट्रांसपेरेंसी के लिए वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम लाया जा रहा है, लोकसभा में रखा गया 2024 में किरण रिजिजू के द्वारा, ठीक है, याद रखना। और फिर जब पास होगा तो हम इसके चीजों को देखेंगे कि क्या क्या कानून जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन, रेड स्टैंड एप्लायर ब्रांड रिसर्च 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश में सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड घोषित किया गया है? तो रेड स्टैंड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च की एक रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार भारत में सबसे अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर जो ब्रांड है वो बना है माइक्रोसॉफ्ट। अब आपको एक्चुअल में वो वर्ड कंफ्यूज कर रहा होगा कि सर ये है क्या। तो देखिए, अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड की बात करें तो ये होता क्या है, इसको समझो। कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए कितना अच्छा सोच रही है, उसका पैसा वो अच्छा कमाए, वो अच्छे से रहे, मेंटली पीस में रहे और वो अपना ग्रोथ करे, एम्प्लॉय अपना ग्रोथ करे। तो कौन सी कंपनी की पॉलिसी या मेंटेलिटी ऐसी है, उसके आधार पर अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड घोषित किया जाता है। तो भारत में ये कंपनी फर्स्ट नंबर पर घोषित की गई है माइक्रोसॉफ्ट, किसके द्वारा? रेड स्टैंड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च के द्वारा। तो माइक्रोसॉफ्ट को इसमें फर्स्ट पायदान पर रखा गया। भारत की टीसीएस को सेकंड स्थान पर और अमेजन को, इंडिया की अमेजन को तीसरे स्थान पर इस लिस्ट में रखा गया, याद रखिएगा। कामिल मद्दोरी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? ठीक है ना। तो कामिल मद्दोरी की बात करें तो ये हाल ही में नए पीएम के रूप में नियुक्त किए गए हैं ट्यूनीशिया में। कहां पर? ट्यूनीशिया, एक उत्तरी अफ्रीकी देश है ट्यूनीशिया, ठीक है। अगर आप इमेज देखेंगे तो यहां पर आप देखिए, ये अफ्रीका का उत्तरी क्षेत्र है और ये है ट्यूनीशिया। इसकी उत्तरी सीमा मेडिटेरियन सी से टच होती है, पश्चिम में अल्जीरिया देखने को मिल जाएगा और पूर्व में अगर आएंगे तो ये लीबिया है, ठीक है। तो लीबिया, अल्जीरिया और उत्तर में मेडिटेरियन सी, ट्यूनीशिया। तो ट्यूनीशिया के हाल ही में नए पीएम के रूप में नियुक्त किए गए कौन? तो नए पीएम हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, ये हैं हमारे कामिल मद्दोरी, ठीक है। आंसर ले लेना, आंसर हो जाएगा ए, ट्यूनीशिया के नए पीएम। वैसे इनके पहले ट्यूनीशिया के पीएम के पद पर अहमद हचानी थे, इन्हें वहां के प्रेसिडेंट किस सईद ने हटा दिया, क्योंकि इनके प्रधानमंत्री रहते हुए, अहमद हचानी के प्रधानमंत्री रहते हुए ट्यूनीशिया के अलग अलग हिस्सों में पानी को लेकर, बिजली को लेकर लगातार लोगों का प्रदर्शन बढ़ता जा रहा था, जिसके बाद अहमद हचानी को हटाया गया अपने पद से वहां के प्रेसिडेंट के द्वारा, ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट के द्वारा। और अब ट्यूनीशिया के नए पीएम कौन बने? कामिल मद्दोरी। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, उत्तरी अफ्रीकी महाद्वीप का देश है, मेडिटेरियन सी से टच होता है, ट्यूनिश इसकी कैपिटल है, ठीक है। पीएम नए कौन? कामिल मद्दोरी। भारतीय सेना ने किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया? तो पर्वत प्रहार अभ्यास इंडियन आर्मी ने आयोजित किया है भारत के लद्दाख क्षेत्र में। आंसर डी। कहां पर आयोजित किया गया? लद्दाख। अगस्त माह में इंडियन आर्मी ने लद्दाख में रणनीतिक सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार का आयोजन किया। उद्देश्य क्या है? तो पर्वतीय, पहाड़ी और उबड़ खाबड़ इलाकों में हमारी सेना की ट्रेनिंग हो सके, हमारी सेना किसी भी परिस्थिति में काम कर सके, देश की रक्षा कर सके, यह मुख्य उद्देश्य है पर्वत प्रहार अभ्यास को आयोजित किए जाने का। आयोजन हुआ है लद्दाख में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखें, 9 अगस्त को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस, ठीक है। विश्व आदिवासी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यह 9 अगस्त को मनाया जाता है। सबसे पहली बार, याद रखना, हिस्ट्री में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1994 में, दिसंबर 1994 में घोषणा की थी कि भैया 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। आदिवासी आबादी के अधिकारों को प्रोटेक्ट किया जा सके, उनकी सुरक्षा की जा सके और लोगों को इनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सके। मुख्य उद्देश्य है विश्व आदिवासी दिवस मनाए जाने का। वर्ल्ड इंडिजिनियस डे कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को।
ठीक है, घोषणा 1994 में की गई थी, लेकिन पहली बार कब मनाया गया ये याद रखना, पहली बार मनाया गया था 1995 में। ओके, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल इन वॉलेंट्री आइसोलेशन एंड इनिशियल कॉन्टैक्ट मुख्य थीम है 2024 में। ठीक है, तो 2024 की थीम बड़ी है तो उम्मीद कम है कि एग्जाम में पूछी जाए। तो डे को याद रखना कि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 9 अगस्त को, याद रहेगा। तो यहां पर हमने 9 अगस्त के सभी करंट अफेयर को डिटेल में समझा। आई होप एक एक फैक्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम आ जाते हैं लास्ट डे के रिवीजन पर। ठीक है, देखिए 2 क्वेश्चन मैं आपको शुरुआत में ही दे चुका हूं जिसका कमेंट में आपको आंसर करना है, इसलिए आज के सेशन में क्वेश्चन ऑफ द डे एंड में नहीं है, शुरुआत में जो पूछे हैं उन्हीं का आंसर कीजिएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, आइए इधर देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को कितने किलोग्राम भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया, तो 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में, है ना। निम्न में से किसे बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया, तो मोहम्मद यूनुस। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा कराने वाला पहला देश कौन सा है, अब पहला भारतीय राज्य कौन सा है वाला देश, हां देश का पहला राज्य कौन सा है, तो यह है नागालैंड। ठीक है, चर्चा मेरा नमामि गंगे मिशन किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। भारत में किस दिन राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है कब, 7 अगस्त को, है ना। पद्म भूषण शोभना रानाडे का निधन हो गया, किस वर्ष इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, तो 2011 में। हाल ही में बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा शुरू हुई, 10 दिन की यात्रा है, किस राज्य में, तो यह शुरू की गई भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में। आगे, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी है, तो 203.1 गीगावाट। भारतीय वायुसेना ने अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों के उत्पादन को मंजूरी दी। अस्त्र मार्क 1 किस प्रकार की मिसाइल है, तो यह एयर टू एयर की मिसाइल है। और लास्ट क्वेश्चन क्या था, दक्षिण अफ्रीका की घरेलू T20 लीग SA-20 या साउथ अफ्रीका 20 से जुड़ने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन, तो ये थे दिनेश कार्तिक। ओके, ये सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर पर, लास्ट डे वाले। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो संघ लोक सेवा आयोग के हाल ही में नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं प्रीति सूदन। ठीक है ना, संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी कौन, प्रीति सूदन। ठीक है, चर्चित एडॉप्ट हेरिटेज स्कीम कब शुरू की गई, तो इसे शुरू किया गया था, एडॉप्ट हेरिटेज स्कीम की बात की गई है, तो इसे शुरू किया गया था, किधर गया हमारा, एक सेकंड रुकिएगा, हमारे कमेंट किधर गया, चलिए एडॉप्ट हेरिटेज, सॉरी ये है ना आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, तो मैंने वही सोच रहा था मैं। चलिए, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन, तो यह है प्रीति सूदन। साडो सोने चांदी की खदान किस देश में स्थित है, तो जापान में है। स्वप्निल कुसले किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है, तो स्वप्निल कुसले की बात करें तो यह देखने को मिलते हैं निशानेबाजी के खिलाड़ी, क्योंकि पेरिस ओलंपिक 2024 में इन्होंने भारत के लिए तीसरा ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ओके, यहां पर बिल्कुल सही आंसर आया है हमारे पास, खुशी का। आगे वाली स्लाइड में वैसे मैंने क्वेश्चन रखे थे, लेकिन क्योंकि शुरुआत में मैं आपको 2 क्वेश्चन दे चुका हूं, इसलिए मैंने आपको और क्वेश्चन नहीं दिए, लेकिन अब ठीक है, हमने पीपीटी देख ली है तो हम ले लेते हैं क्वेश्चन। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान केंद्र में कौन से मंत्री है, ठीक है, ये यूपीएससी वाला उधर का है। धर्मेंद्र प्रधान केंद्र में कौन से मंत्री है वर्तमान में। चर्चित एडॉप्ट हेरिटेज स्कीम कब शुरू की गई थी, और भारत के किस मंत्रालय ने अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन और ऐड कर लो, 5 क्वेश्चन हो जाते हैं आज के सेशन के। कमेंट में आंसर करिएगा, सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे कल के डेली करंट अफेयर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।